जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। Dear students and viewers, happy Choti Deepavali and welcome to my concluding part of webinar. My students, my team has already started this webinar program and this webinar has started along with my lecture. So I am just going to conclude it today because you have so far just went through the lecture of the whole team. आपने पूरे मेरे टीम के लेक्चर से रूबरू आप हुए और एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, जो मैं बार बार करना चाहता हूं, कि हम पैराडाइम शिफ्टिंग मेथड लेकर आए और उसी पैराडाइम शिफ्टिंग मेथड से हम एक जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स की सोच को, उसके डायरेक्शन को, इसको बदलना चाहते हैं। पीछे हमने अपनी पूरी तैयारी की रणनीति की बात की थी। आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर बात करना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा टाइम, चूँकि आप फेस्टिव माहौल है, सो आई हैव नॉट टू गेट यू इन्वॉल्व इनटू एन अनएंडिंग प्रोग्राम, बस विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम आई एम जस्ट गोइंग टू डू द वर्क। अब देखिए, आंसर राइटिंग, पहली चीज़ मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि 3 अलग अलग दुनिया होती है। एक दुनिया होती है एग्जाम हॉल की दुनिया, दूसरी दुनिया होती है आपके घर और तैयारी की दुनिया। जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं या फिर आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं, उस समय जो हमारा पिच होता है, सोचने का तरीका होता है, बहुत ही आइडियलिस्टिक होता है, आदर्शवादी होता है। हम सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ जान लें, सब कुछ याद रखें। कई बार तो हम लोग अगर स्टूडेंट्स को कुछ कम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि सर आप दीजिए तो सही, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आप मेहनती हैं, मुद्दा ये है कि एक इंसानी क्षमता इंफॉर्मेशन कितना दिमाग में रखने की है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से ही आपको रूबरू कराऊंगा। बाकी हमारे जो टीचर लोग हैं वो नेक्स्ट प्रोग्राम में या फिर क्लास में आपको बाकी पार्ट से, हमारे टीम जो मेंबर्स हैं वो बाकी पार्ट से आपको क्वेश्चन से अवगत कराएंगे और क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो जो मैं आपसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर जो आपके सामने रखना चाहूंगा, सो माय स्टूडेंट्स, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू द फिनोमेना कि पहला वर्ल्ड जो आपकी तैयारी का वर्ल्ड है, एक यूपीएससी का वर्ल्ड है, दूसरा आपकी तैयारी का वर्ल्ड है जो आइडियलिस्टिक है, और तीसरा वर्ल्ड कोचिंग संस्थान का है। तो होना ये चाहिए कि कम से कम दूसरा और तीसरे वर्ल्ड के बीच कोऑर्डिनेशन हो जाए, बच्चों को धीरे धीरे उस आदर्श की दुनिया से लाकर यथार्थ में और उनको क्वेश्चन से रूबरू कराया जाए और उनकी तैयारी को सही दिशा मिले। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि दूसरे वर्ल्ड और तीसरे वर्ल्ड के बीच भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से दिक्कत होती है। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होते हो ना, तो कुछ भी आपके साथ नहीं होता। आपके साथ एक ही चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग। एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज एम्फसाइजिंग बी अ थिंकिंग क्रिएचर। ऐसा मैं पिछले 32 इयर्स के अनुभव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी चीज रहती तो हमें हर कुछ याद रहता। हम खुद फैक्ट्स को अवॉइड करते हैं, कम से कम फैक्ट्स पर बल देते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स को बहुत समय तक रिटेन नहीं किया जा सकता है। वही फैक्ट्स हमारे साथ जाता है जो एग्जाम्पल बनकर आता है। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, तो शायद हमको समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, पहले हम कौन सा क्वेश्चन ले, एक मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन लेता हूं। असहयोग आंदोलन एवं सविनय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट किए 250 वर्ड्स। बहुत लंबा क्वेश्चन है। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट। अब देखिए, जनरल स्टडीज में हमें पॉइंट से परहेज नहीं। दो चीज का मैं सख्त खिलाफ हूं। डायग्राम के लिए डायग्राम बनाना, जिस डायग्राम का कोई उद्देश्य, कोई हेतु नहीं हो, तो एग्जामिनर के लिए इरिटेटिंग हो जाएगा। इसलिए हम हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि मेरे पास टाइम और स्पेस की उतनी लेगेसी भी, उतना टाइम और स्पेस की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, उतनी लग्जरी भी नहीं। अब रह गई क्वेश्चन, तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने होता है कि हम क्वेश्चन को एनालाइज करके और यह पता करें कि भाई इस क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, whether the question is hypothetical in nature or argumentative। अब असहयोग आंदोलन एवं सविनय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए 250 वर्ड्स। ओके, तो अब इस प्रश्न को पढ़िएगा तो स्पष्ट कीजिए शब्द है। जैसे किसी भी क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टॉपिक स्टेटमेंट और दूसरा होता है डायरेक्टरी। तो जो टॉपिक स्टेटमेंट होता है, वो टॉपिक स्टेटमेंट के बाद जो डायरेक्टरी होता है, वह टॉपिक स्टेटमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि भाई इसका डायरेक्शन किधर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब है कि हमें असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के काल में ही गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम पर केंद्रित रहना चाहिए। अब एक पहलू हो गया कि चलो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो इसको प्रूव करना है, हमें इसको कंटेस्ट नहीं करना है। वी हैव नॉट टू चैलेंज दिस क्वेश्चन, इस व्यू को हमें आर्गू नहीं करना है, हमें वी हैव टू प्रूव इट एंड वी हैव टू प्रूव इट थ्रू द एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशंस, यू नो। तो अब सवाल ये उठता है कि अब कोई अगर क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो बेटर इट शुड स्टार्ट विद द थीसिस स्टेटमेंट, मतलब एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखें। हो सकता है कई बार हमारे इंट्रोडक्शन के साथ ही थीसिस निकल जाए, या कभी हो सकता है कि एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखने के बाद तब हम थीसिस लिखें। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको थीसिस तक पहुंचने के लिए 2-3 लाइन लिखने पड़ते हैं। मतलब वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चलता है। मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि भाई इतने लाइन पहले आप ये लिखिए, उसको वो नहीं होगा। इतना मतलब ऑर्केस्ट्रेटेड क्वेश्चन आंसर कभी नहीं हो सकता। उसमें बच्चों को हमेशा अपने निजत्व के लिए स्पेस होना चाहिए।
कि वह अगर जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न कर सकता है। तो सबसे पहले हमें खोजना होता है कि भाई ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर क्वेश्चन तो पूछ रहा, लेकिन इसके जैसे गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम है, तो हमारे दिमाग में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का सिग्निफिकेंस भी हो, क्योंकि वैसे वो नहीं पूछ रहा भाई, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। बाकी हम किसी नेताओं के कार्यक्रम में रचनात्मक कार्यक्रम नहीं देखते हैं, गांधी में हम रचनात्मक कार्यक्रम देखते हैं। तो ये गांधी को स्पेशल बनाता है। ओके, तो अब अगर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी हमें क्वेश्चन देता है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का एंड टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द गुड बुक ऑफ एग्जामिनर, और उस पर आप कह ले कि थोड़ी सी अपनी समझ की धाक जमाने की, वह एक अच्छी शुरुआत, स्ट्राइकिंग, दैट शुड बी द आई कैचिंग। इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसे शुरुआत कर दें, अब देखो हिंदी इंग्लिश दोनों, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू हेल्प बोथ द स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, बट माय स्टूडेंट्स, माय compulsion is if I am just going to write in English and Hindi both, so I am using one language in writing and another language in just translation. I just, you can say, inform it through a translation. तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, ऐसा, इसको अगर हम ऐसे शुरू कर दें कि गांधी वादी आंदोलन की परिधि बहुत ही व्यापक थी, यानी पेरिफेरी ऑफ गांधीयन मूवमेंट वाज मच लार्जर देन द अर्लियर मूवमेंट्स, मतलब जो गांधीवादी आंदोलन है उसकी परिधि बहुत ही व्यापक थी। इसमें केवल विरोध एवं बहिष्कार की नीति ही नहीं, बल्कि विरोध एवं बहिष्कार की नीति ही नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल थे। रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल थे, मीन्स कि its periphery was much larger than earlier movements, and it was all inclusive. It not simply included the program of protest and resistance, but also the constructive program. तो अब मान लो ये दिया तो बोले कि भाई ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, हमने एक शुरुआत दे दी। अब शुरुआत देने के बाद सवाल है कि दूसरा हमारे पास स्कोप, भाई कुछ ऐसा तुलना हो जाए, तो आप इसमें दे सकते हैं कि, अब मैं बोल ही देता हूं क्योंकि इन राइटिंग में दैट विल बी टाइम टेकिंग एंड इट इज, मतलब इस क्लास में जिसको आप बोलते हो ऑनलाइन में पूरी को लिखवाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपके लिए थोड़ा बोरिंग और बर्डनसम हो सकता है। तो अब हम दूसरा लाइन में यह दे दें कि गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम निश्चय ही उग्रवादी के स्वदेशी कार्यक्रम से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि गांधी की जो रचनात्मक कार्यक्रम था उसका व्यापक उद्देश्य था। जैसे देखो अब ये स्वदेशी कार्यक्रम से प्रभावित जरूर है, लेकिन स्वदेशी कार्यक्रम से भिन्न है। जैसे गांधी का जो आपको कार्यक्रम है उग्रवादियों का, वो उग्रवादियों का कार्यक्रम बेसिकली निष्क्रिय प्रतिरोध उसको बोलते हैं, मतलब द
extremist leaders have started a program that is called the passive resistance, and in passive resistance you can say स्वदेशी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा भी है, क्योंकि वहां पर इसलिए वो रचनात्मक है कि गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ अहिंसा की पद्धति शामिल है, और गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ कहीं ना कहीं रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम शामिल है। तो अब इस दूसरे लाइन को मतलब गांधी है जस्ट गांधीयन मूवमेंट वाज ऑल्दो बीइंग इंस्पायर्ड बाय indirectly inspired by the Swadeshi program of the extremist leaders, but it was different in nature than in Swadeshi program। अब इसको आपने लिखा। अब 1920s के भी जो गांधी ने, अब आप एक पैराग्राफ में गांधी के द्वारा जो, या एक पैराग्राफ में या फिर पॉइंट बना के कि गांधी ने असहयोग आंदोलन के मध्य क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम किया, तो जैसे उन्होंने देशी शिक्षण संस्थाएं बनाई, या ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के गठन पर बल दिया, सड़कों की सफाई से लेकर चरखा, 1 लाख चरखा को पॉपुलर बनाया, तो उनको आप एक डेटा के तौर पर दे दीजिए। फिर 1930 में आप आते हैं तो उनका जो नमक सत्याग्रह है या उनकी नमक यात्रा है, और नमक यात्रा से गांव वालों को जोड़ना, और उसी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के तहत छुआछूत के विरोध के कार्यक्रम को, पंचायतों के गठन के कार्यक्रम को, चरखा को लोकप्रिय बनाने, हालांकि गांधी जेल चले गए थे परंतु हिज फॉलोअर्स वर जस्ट डूइंग ऑल दिस वर्क्स इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द पीपल। तो ये तो हुआ प्रोग्राम। लेकिन अगर हम केवल गांधीवादी प्रोग्राम को लिखकर छोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्टिव विलेज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लिखकर छोड़ देता हूं, तो कुछ इसमें अनकहा रह जाएगा, दैट विल बी अनसेड। एंड व्हाट इज अनसेड, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यह है कि यहाँ पर आप चाहें तो सबाल्टर्न हिस्टोरियन को ले आइए, जैसे आप इसको बताइए कि भाई, चूंकि देखो अब जो जिन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम को नहीं समझा है, मैं आपको आउट ऑफ ए बता रहा हूँ, लिखने में तो ऐसा आप लिख नहीं सकते। जैसे जिन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम को नहीं समझा है तो उनको लगता है कि अरे ये क्या है भाई, यूजलेस चीज है, गांधी जी सिंपली वेस्टिंग द टाइम, इट हार्डली मैटर्स। आज तक गांधी की आलोचना होती है, लेकिन जब इस पर सबाल्टर्न स्कॉलर्स ने शोध किया, हितेन सान्याल did the research in Bengal, Gyanendra Pandey in UP, and Hardyman in Gujarat. So they came to the conclusion that it was through Gandhian constructive program कि Gandhi could link nearly lakhs of Indian villages, 7 lakhs Indian villages to Congress, to the Congress movement. मतलब Gandhi was leading the largest mass movement in the world. गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व किया और लाखों गांवों को अपने कार्यक्रम से जोड़ा। That was not possible otherwise। वो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम की देन है। और आप असहयोग आंदोलन की तुलना में देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ज्यादा इंटेंस रहा, ज्यादा तीव्र रहा, किसानों की भागीदारी 1/3 ज्यादा रही, महिलाओं की भागीदारी नमक सत्याग्रह में कई ज्यादा रही। तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य उनके रचनात्मक कार्यक्रम जैसे नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना देना महिलाओं का, या फिर नमक कानून का उल्लंघन करना, तो सब तो उनके रचनात्मक कार्यक्रम में ही है। विरोध के साथ साथ वो गांव में जो जाते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम जैसे ग्राम पंचायतों का गठन करना, छुआछूत का विरोध करना, वो सारे कार्यक्रम को इसके अंतर्गत शामिल करना होगा। तो जस्ट वन एग्जांपल मैंने आपको दिया। उसके बाद फिर एक जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें तो एक कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब देखिए, जैसे आपने इस प्रोग्राम को देखा, अच्छा इस क्वेश्चन को देखा, तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेनेवर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021, so a lot of students were quite surprised कि now the question setter is going to completely change the nature of the question। लेकिन देखो इसमें है ऐसा कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बड़ा वैलिड क्वेश्चन, और एनसीईआरटी जो पुरानी एनसीईआरटी जो क्लास 11th के पहले चैप्टर में ही है। तो खैर अब वहां पर उतना ध्यान जाना बच्चों को मुश्किल है, और क्वेश्चन बहुत सहज है। सहज ये है कि आप इंडिया के भौगोलिक
क्षेत्र को देखिए, अगर आपको भूगोल का ज्ञान हो, इवन इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपको मानव भूगोल का ज्ञान हो तो आप इसको उस बेसिस पर भी लिख सकते हो, और हिस्ट्री का नॉलेज हो तो उस बेसिस पर भी लिख सकते हो। तो जैसे अगर हमें कहा जाए तो हम इसको शुरू करना पसंद करते कि आर्य शर्मा ने, प्रसिद्ध इतिहासकार आर्य शर्मा ने कहा है कि भारत के भूगोल को समझे बिना भारत के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। द फेमस हिस्टोरियन आर्य शर्मा बिलीव्स कि विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने यात्रा शुरू की और पढ़ना शुरू किया, तो अब भारत के भूगोल को समझे बिना हम भारत के इतिहास को नहीं समझ सकते। तो यहाँ से यू हैव टेकन द स्टैंड फ्रॉम देयर, और उसके बाद आप दिखाइए कि कैसे कैसे सिविलाइजेशन वेस्ट से ईस्ट गया है, नॉट वाइस वर्सा। तो यहां पर जैसे आपने पहला काम आपने किया, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया। ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है। आपने निष्कर्ष में पाया कि नहीं, क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, इट इज नॉट आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि इसमें है कि भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, फिर स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है हाइपोथेटिकल है, आपको इसको प्रूव करना है। तो आप देते हो कि प्रसिद्ध इतिहासकार आर्य शर्मा, मतलब लिखूं नहीं, मैं आपको बोल देता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार आर्य शर्मा का मानना है कि भारत के भूगोल को समझे बिना भारत के इतिहास को नहीं समझा जा सकता। द फेमस हिस्टोरियन आर्य शर्मा बिलीव्स दैट कि विदाउट द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वहां से जैसे मान लीजिए आपको 1 मिनट के लिए यहां से शुरुआत हो गई। अब यहां शुरुआत होने के बाद तब फिर अब अगला लाइन आप क्या लिखिए, तो आप लिखेंगे कि सभ्यता का विकास, भारत में सभ्यता का विकास, राज्य निर्माण, राज्य से साम्राज्य का बनना, इस सारी प्रक्रियाओं में भूगोल की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही। दैट इज थेसिस। मतलब इन इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, इन स्टेट फॉर्मेशन एंड इवन इन एम्पायर बिल्डिंग, ज्योग्राफिकल फैक्टर डेफिनेटली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। अब यहां हम एन इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म नहीं होता है। जैसे हम भूगोल की भूमिका को तो मान सकते हैं, लेकिन भौगोलिक नियतिवाद को नहीं मान सकते हैं कि भूगोल ही सब कुछ करता है। भूगोल को हम एक फैक्टर के रूप में ले सकते हैं, फिर और भी फैक्टर है, टेक्नोलॉजी कर सकता है, कल्चर ये भूमिका निभा सकता है। अब एक ही तरह के भूगोल में 2 अलग अलग समुदाय रह रहे हों, लेकिन डेवलपमेंट का अलग अलग लेवल हो सकता है। क्यों? देयर द कल्चरल फैक्टर इज प्लेइंग द रोल। तो अब यहां चलिए 2 लाइन हमने लिख दिया। अब हम सिविलाइजेशन का वेस्ट टू ईस्ट दिखाएंगे कि कैसे वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम में कम थी, और फिर अपर गंगेटिक बेसिन में, जिसको गंगा इंडस के डिवाइड में गंगा और जो सिंधु है उसके विभाजक रेखा में वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा हुई, तो इधर से जंगल इधर घने होते गए। फिर अपर गंगेटिक बेसिन, जिसको कहते ऊपरी गंगा द्वाब, उसमें वर्षा की मात्रा लगभग 37 to 67 सेंटीमीटर थी, तो वहां पर जंगल और भी थोड़ा घने हुए। और जब मिडल गंगेटिक गंगा वैली आए, यानी मध्य गंगा घाटी, तो वहां पर लगभग 67 से 125 सेंटीमीटर हुई, तो वहां पर और भी घने जंगल हुए। और फिर जब लोअर गंगा वैली, ब्रह्मपुत्रा वैली आप जाते हैं, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा हो गया, 125 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। आपको सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप देखोगे सिविलाइजेशन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर पश्चिम में आया। फिर वहां से देखिए धीरे धीरे, क्योंकि डीप फॉरेस्ट होते गए, तो उनको काटने के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता हुई, तो मध्य गंगा घाटी आबाद हुआ है 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद। और जिसको तुम कहते हो पूर्व मध्य ब्रह्मपुत्रा वैली, वह तो आबाद हुआ है पूर्व मध्य काल तक चलकर। तो यहां पर भूगोल एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। यू पीपल हैव टू अंडरलाइन दिस फेनोमेना। अब उसी तरह कहोगे कि मगध साम्राज्य के विकास में वहां पर भूगोल का एक बहुत बड़ा रोल है। मौर्य साम्राज्य अगर बना, तो वहां पर देखिए कि दैट इज द फैक्टर, क्योंकि गंगा वैली जो है ना, वो बहुत उपजाऊ थी, दैट वाज वेरी फर्टाइल। सबसे पहले वही अर्बनाइजेशन आया, सबसे पहले वही नगरीकरण आया,
गंगा वैली में ही सबसे पहले सामाजिक विभाजन आया, वहीं पर ब्राह्मणिक सोसाइटी आई, उसके विरोध में बुद्धिज्म जैनिज्म आया। तो आप इसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी दे सकते हो, इसमें आप रिलीजियस फैक्टर भी और इकोनॉमिक फैक्टर भी। जैसे गंगा वैली में अर्बनाइजेशन हुआ, पहला अर्बनाइजेशन इंडिया में अगर हड़प्पन सिंधु घाटी है तो दूसरा नगरीकरण गंगा घाटी है। तो आप उसको पॉइंट बना बना के, और आप राजनीतिक फैक्टर, आर्थिक में सामाजिक विभाजन भी आपको गंगा वैली में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सरप्लस आया, और इकोनॉमिक सरप्लस में ज्योग्राफी का एक रोल है। लेकिन लास्ट में अगर आप चाहिए तो आप दे सकते हो कि हम भूगोल की भूमिका को तो स्वीकार कर सकते, परंतु हम भौगोलिक नियतिवाद को नहीं मान सकते कि भूगोल ही सब कुछ करता है। जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सॉल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क, एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क, एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, ये क्वेश्चन आई थिंक कि इन 2021 में ही आपको पूछा था, नहीं 23 में ये क्वेश्चन पूछा है, और भूगोल वाला क्वेश्चन भी 23 में पूछा है, नॉट 21। अब देखो, विश्व के वैश्विक देशों में रेलवे के विकास में, अब ये क्वेश्चन को रखोगे किस कैटेगरी का, ये भी देखिए, ये भी हाइपोथेटिकल है। आपको आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, देखता हूं आगे अगर कोई आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखो, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अगर सच पूछा जाए तो कोई ऑप्शनल का स्टूडेंट पढ़ा हुआ है और ढंग से पढ़ा हुआ है तो, और वो केवल पढ़ा हुआ नहीं होकर, वो सोचने वाला प्राणी है। जैसे लोग जब पढ़ते हैं ना,
तो पढ़ने के क्रम में उनके सामने समस्या यह होती है कि अब जैसे दे हैव टू ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज, सो दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन और underline the impact of railways either in context of India or in context of Europe or America, and hardly will they make a study of the impact of railway in other continents like Africa. तो अब यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझ हो जाए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको बहुत जानने की आवश्यकता है। थोड़ी अगर आपकी थिंकिंग स्मार्ट हो, आप अगर थोड़ा कोरिलेट कर सकें, यू कैन एक्सेल इन द एग्जामिनेशन। जैसे कैसे? तो देखिए, अब यह है कि ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप इसको कह सकते हैं, ऐसे शुरू कर सकते हैं कि यातायात एवं संचार व्यवस्था के विकास का गहरा संबंध तात्कालिक आर्थिक सामाजिक संरचना से रहा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि यातायात और संचार व्यवस्था के विकास का सीधा संबंध या सीधा प्रभाव आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर देखा जा सकता। रेलवे भी इसका अपवाद नहीं। मीन्स कि the development of transport and communication always giving a shape to contemporary economy and society. Even railways are not an exception to it. Now you have taken the stand here, and after taking the stand, now you have to start the question. अब इस क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि bring out the socio-economic effects of the introduction of railways। तो आपको अब अगला थीसिस लाइन होना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि विभिन्न महाद्वीपों और विभिन्न परिस्थितियों में रेलवे ने अपनी अलग अलग रेलवे निर्माण ने पृथक पृथक भूमिका निभाई। मतलब विभिन्न महाद्वीपों पर रेलवे का अलग अलग प्रभाव रहा और विभिन्न परिस्थितियों में रेलवे ने अलग अलग भूमिका निभाई। मतलब ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स रेलवेज वे आर हैविंग द डिफरेंट इम्पैक्ट, एंड रेलवेज played different role in the different situations and different circumstances। क्यों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि कॉलोनीज में इनका बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट रहा। कॉलोनीज में इन्होंने क्या किया? उद्योगों को तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग हियर द इंस्टेंस ऑफ इंडिया और इन द अदर यू कैन से एशियन कंट्रीज। सो व्हेनेवर दे स्टार्टेड टू बिल्ड रेलवेज, तो कॉलोनीज को रेलवे ने गरीब बनाया, बेरोजगार बनाया, डिंडस्ट्रियलाइजेशन किया। कैसे? तो रेलवेज के लिए वो जब रेलवेज के माध्यम से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वहां लाने लगे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज नहीं कॉम्पीट कर पाए। ओके, तो एक एरिया बता दीजिए आप एशिया इंडिया को लेते हुए एशिया का, कि रेलवेज ने कैसे गरीब बनाया। एक तो रेलवे के नाम पर कर्ज लिया गया जिसकी अदायगी हमने होम चार्जेज के रूप में किया। दूसरा, रेलवेज ने हमारे उद्योगों को तोड़ा। और उसी के साथ आप यह भी कह सकते हैं कि चूंकि रेलवेज के निर्माण में सारी चीजें, सारी सामग्रियां स्वयं मातृ देश से आयात कर ली गई। फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स ऑल द इंपॉर्टेंट एसेंशियल गुड्स वर डायरेक्टली इंपोर्टेड, सो इट डिडंट गिव बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। मतलब इस कारण से उस देश में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि सारे, अब मान लो रेलवे बन रहा तो लोहे और इस्पात उद्योग यहां बनता, कोच उद्योग बनता, इंजन उद्योग बनता, ऐसा कुछ बना नहीं। और कन्वर्सली ऑन यू कैन से ऑन यूरोप एंड अमेरिका इट वाज हैविंग द पॉजिटिव इंपैक्ट, क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका में औद्योगिकरण लाया, रेलवे के निर्माण के माध्यम से वहां नए नए उद्योग बने। वैसे भी आप देखेंगे जिसको आप सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हो यूरोप और अमेरिका में, सो इन द सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रेलवे प्लेड द वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो आप यूरोप और अमेरिका में उसका सकारात्मक प्रभाव दिखा दीजिए। तब आइए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनाइजेशन में अफ्रीका में दासों की लूट हुई, तो सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलोनाइजेशन जिसको आप कहते हो न्यू इंपेलिज्म, जो 1870s के बाद शुरू हुआ और अफ्रीका का पार्टीशन हुआ 1884 में, उसके बाद अफ्रीका के माइनिंग मटेरियल की लूट में, उसके खनिज पदार्थों की लूट में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई।
क्योंकि रेलवे के माध्यम से उसके मिनरल मटेरियल्स को, उसके जो प्रोडक्ट्स थे मिनरल मटेरियल्स को, उसको मतलब एक तरह से मातृ देश ने खंगाल लिया वहां से, और अफ्रीका गरीब का गरीब बना रहा, जबकि माइनिंग मटेरियल में वो रिच था, बहुत रिच था यूरोप की तुलना। तो तीनों पर इसका इंपैक्ट अलग अलग दिखा दिए, तो वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट हो जाए। और ऐसा किसी बुक में एक जगह पर तो नहीं मिलता है। अब मान लीजिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल में फॉर्चुनेटली किसी को मिल जाए, और उसको मिल भी जाएगा तो उसको याद नहीं रहेगा, बिकॉज ही विल नॉट टेक केयर ऑफ इट। और रोज आप देखते हो कि इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, कितने आर्टिकल्स आप पढ़ पाते हो, सोचो। मुझे तो वो भी एक बहुत लगता है कि भाई न्यूज़पेपर, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। न्यूज़पेपर में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। पहली चुनौती तो स्टूडेंट्स के सामने होती है कि हम पढ़ें कैसे, और दूसरी बात है पढ़ के उसको प्रिजर्व कैसे करें, क्योंकि कोई अकेला आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो याद रहेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको जो करंट है उसको ट्रेडिशनल से लिंक करके टॉपिक बाय टॉपिक एक स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रक्चर याद रखना मुश्किल है ना। तो एक तरह से अगर थिंकिंग क्रिएचर हो तो तीनों कॉन्टिनेंट से निकाल कर आप देख लोगे। अब व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? अब देखो, ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत सामान्य सी है, लेकिन क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो वास्तव में चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में देखना पड़ेगा। मतलब डू यू थिंक दैट सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? ये आर्गुमेंटेटिव है, यहां पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, हाँ या ना। एंड वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि आपको धर्म और समाज के मुख्य विशेषताएं दिखानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि वैदिक समाज एक ऐसे समाज को दर्शाता है, वैदिक संरचना या वैदिक काल एक ऐसी संरचना पर आधारित था, या वैदिक काल एक ऐसी संरचना का प्रतिनिधित्व करता था जो एक जनजाति व्यवस्था से कृषक व्यवस्था में ढल रही थी। ये इसका की वर्ड हो जाए। यानी वैदिक पीरियड रिप्रेजेंटेड ए स्ट्रक्चर दैट वाज being transformed from a tribal structure to an agrarian structure। तो आप वहां दे दिए उसके इंट्रोडक्टरी लाइन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कुछ विशेषताएं, क्या आप सोचते हैं कि इसमें कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में, नहीं सॉरी, इसकी विशेषताएं क्या है? तो अब समाज में आपको वन बाय वन पहले समाज लिखना चाहिए। इसको नहीं, पहला लाइन में आप एक इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन में दे दीजिए कि वैदिक समाज और धर्म, जैसे पहली पंक्ति में आपने दी कि वैदिक काल एक ऐसी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जो जनजातीय संरचना से कृषक संरचना में ढल रही थी। अब दूसरा लाइन दे दीजिए कि इसका सीधा प्रभाव हमें वैदिक समाज और धर्म पर देखने को मिलता है। और फिर वैदिक समाज में देखिए कैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था विकसित हो रही है, महिलाओं की तुलनात्मक रूप में कैसे ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक समाज में गिरावट आ रही है, कैसे धीरे धीरे दास शूद्र के रूप में ढल रहे हैं, कैसे जो परिवार के मुखिया उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। धर्म के क्षेत्र में इन रिलीजन आप देखोगे किस तरह से बहुदेववाद है, कैसे प्रकृति की पूजा है, डाइफिकेशन ऑफ नेचर है, पोलिथिज्म है, और फिर किस प्रकार से वो पोलिथिज्म से मोनोथिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद आप वहाँ पर जैसे कुछ देवियाँ हैं लेकिन वो उनकी स्थिति अपेक्षाकृत नीची है, पितृसत्तावादी समाज के अनुकूल देवताओं की स्थिति ऊंची है, और वहाँ से लेते उनका उद्देश्य क्या है? तो भौतिक सुखों की प्राप्ति है। ऋग्वैदिक में भी और लेटर वैदिक में दे आर जस्ट डूइंग वर्शिप नॉट फॉर सैल्वेशन, वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, भौतिक सुख के लिए कर रहे। और फिर जो वैदिक पद्धति है वो क्या है या उसकी क्या फीचर है? तो उसमें आप वैदिक पद्धति में आप फीचर बताते हो कि भाई उनकी जो पद्धति है वह बहुत कॉमन है, और वो किस तरह से है तो उसमें आप मतलब यू विल जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट इट कि
उनका धर्म का कि भाई उनका जो उपासना की पद्धति है वह पहले ऋग्वैदिक काल में प्रार्थना पर या सादा और आडंबर मुक्त थी, बट इन उत्तर वैदिक काल में वो कर्मकांड प्रधान हो गई। मतलब इट वॉज, यू कैन से रिचुअलिस्टिक, इट वॉज ग्रोइंग टू बी रिचुअलिस्टिक अप टू लेटर वैदिक पीरियड। जब वो लेटर वैदिक पीरियड में हम आते हैं तो कर्मकांड प्रधान होता गया। अब यहां तक आपने दे दिया, और उत्तर वैदिक काल के अंत में वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और तब थोड़ा सा वेदांत दर्शन पर या अद्वैत चिंतन पर हल्का सा दे दीजिए कि द मोनिस्टिक फिलोसफी ऑफ वैदिक पीरियड। अब ये पूछ रहा है कि भाई डू यू थिंक दैट कि सम ऑफ द, जो कि 250 वर्ड्स का है तो थोड़ा सा स्पेस आपको है कि फीचर्स आज के समाज में प्रिवेलिंग है, तो बोलिए जरूर। पहले समाज में आइए तो वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम हमारे समाज में आज भी, हालांकि कास्ट सिस्टम तो तब डेवलप नहीं किया था, वर्णा सिस्टम आज भी हमारा पितृसत्तावादी समाज है, तो पितृसत्तावादी समाज वाला तत्व को ले लीजिए। फिर आप गोत्र की अवधारणा को ले लीजिए कि कैसे गोत्र की परिकल्पना विकसित हुई, आज भी गोत्र चल रहा है। और ये तीन चीज आप समाज से ले सकते हैं, वर्णा सिस्टम, पितृसत्तावादी समाज एंड गोत्रा। धर्म में ले लीजिए बहुदेववाद, पोलिथिज्म, वैदिक देवताओं के वर्तमान युग में वैदिक देवताओं का, जैसे आप देखोगे विष्णु से लेकर रुद्र तक, इंद्र, अग्नि, ये सारे देवता आज भी मौजूद हैं। पृथ्वी, आकाश, प्रकृति की पूजा आज भी है। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई आज भी यज्ञ होता है, आज भी यज्ञ में मंत्रोच्चारण है, कहीं कहीं पशु बलि भी है, लेकिन मंत्रोच्चारण तो हर जगह है। तो ये चीजें आप धर्म वाले में उसको ले सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन स्ट्रेट है, और आपको केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपने आप को प्रेजेंट कर देंगे। आप जैसे देखो, ये क्वेश्चन है कि यह कहना कहां तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। How far is it correct to say that the First World War was fought essentially for the preservation of balance of power? अब ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल नहीं है, आर्गुमेंटेटिव है। यह कहना कहां तक उचित है, तो चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन में आप धीरे से कान लगाकर सुनेंगे तो उसके अंदर से एक आवाज निकलती है कि आप हमें चुन लो। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्शन मांग रहा है कि भाई हम किस डायरेक्शन में बढ़े। तो ये क्वेश्चन डायरेक्शन आपको हिंट दे रहा है कि देखिए आप इसको पूरी तरह से कबूल मत करिए। तो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध, जैसे आप जीएस वाले में कोई हिस्टोरियन का नाम देना आवश्यक नहीं है, तो आप दे सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध उन आर्थिक सामाजिक अंतर्विरोधों का परिणाम था जो 19वीं सदी से यूरोप में विकसित हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द प्रोडक्ट ऑफ the socio-economic contradictions which had emerged in Europe since the last 19th century, since 19th century. इसीलिए 19वीं सदी को एक लंबी शताब्दी के रूप में देखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध को हम एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को हम एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम मान सकते हैं। That's why the First World War is supposed to be the product of a complex process. तो यहां तक हमने इंट्रोडक्शन में उनको लिख दिया। अब इनको थीसिस में हम लाइन दे सकते हैं कि इस युद्ध के लिए इस युद्ध में शक्ति संतुलन निश्चय ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, परंतु यही एकमात्र मुद्दा नहीं था। तो ये हमारा स्टैंड इस क्वेश्चन पर हो गया। मतलब इन दिस वॉर डेफिनेटली द बैलेंस ऑफ पावर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, बट इट वाज नॉट कन्फाइंड सिंपली टू द सिंगल इश्यू। अब नाउ यू हैव जस्ट टेकन अ स्टैंड हियर एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब इसके बाद तो पैराग्राफ चेंज करिए, और पैराग्राफ चेंज करके तब आप डॉट 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 अब तक एक एक पॉइंट बनाइए आप। तो इसमें पहले शक्ति संतुलन की भूमिका में दीजिए, तो वहां हो जाएगा ब्रिटेन बनाम जर्मनी और फ्रांस बनाम जर्मनी।
तो ब्रिटेन बनाम जर्मनी और फ्रांस बनाम जर्मनी वहीं हो जाए। ओके, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। ये 2024 का इसी वर्ष का क्वेश्चन है। तो ये पहला मुद्दा दिया, लेकिन आप कहेंगे कि लेकिन इसके साथ अन्य मुद्दे भी निहित थे। अब देखो, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग मुद्दा था। अब ठीक है, ब्रिटेन के साथ शक्ति संतुलन को बनाए रखने का मुद्दा था, कुछ हद तक फ्रांस के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रांस सेडान के युद्ध हारने के बाद वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था और उसके लिए एक बड़ा जर्मनी खतरा था। तो ये फ्रांस के लिए भी हो सकता है। लेकिन रूस के लिए मुद्दा क्या था? तो बाल्कन क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का मुद्दा। इट वॉज एन इशू एंड फॉर रशिया इट वॉज एन इशू फॉर मेंटेनिंग इट्स क्रेडिबिलिटी इन बाल्कन रीजन। तो और इटली के लिए क्या था? तो इटली के लिए इटालियन एकीकरण प्राप्त करने का एक साधन था, क्योंकि देखो, इटली का मानना था उसका एकीकरण अभी भी अधूरा था और वह तभी पूरा होगा जब एडियाटिक क्षेत्र में उसे भूभाग प्राप्त होगा। और ऑस्ट्रिया के लिए यह साम्राज्य को बचाने का एक हताश प्रयास था, क्योंकि बाल्कन समस्या ऑस्ट्रिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर था। जो विभिन्न अल्पसंख्यक समूह जो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो और जिस तरह से सर्बिया एक अखिल स्लाववादी आंदोलन भड़का रहा था, तो ऑस्ट्रिया के लिए वह एक तरह से समझो तो ऑस्ट्रिया के लिए एक वो बहुत बड़ा खतरा था। और ऑस्ट्रिया हताश, इस बात के लिए हताश था कि वह किस तरह से अपने आप को बचा ले। तो अगर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई तो वह उसी हताश प्रयास का नतीजा था, और वही से राज्य वो हत्याकांड तात्कालिक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। तो एक कारण आप शक्ति संतुलन को लीजिए और उसके बाद 3-4 और अदर फैक्टर्स निकल जाएंगे, उसको इसके साथ जोड़ दीजिए और तब स्टैंड लीजिए। इस तरह हम देखते हैं कि इसलिए हम प्रथम विश्व युद्ध के होने की या प्रथम विश्व युद्ध घटित होने की घटना को हम महज शक्ति संतुलन की अवधारणा तक ही सीमित नहीं रख सकते। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज एन इवेंट which was simply confined to the region of the balance of power। हो गया। तो बेसिकली देखो, मैं फिर एक बार आपको बताऊं कि हमारे नोट्स घर पर रह जाते हैं, हमारे बुक्स घर पर रह जाते हैं, लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल बनती है ना, वह क्वेश्चन राइटिंग उसी से निकल कर आती है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता रहूंगा और बार बार कहता रहूंगा, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। और वह जब तक मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि देखो भाई, सॉफ्टवेयर में मैं और हमारी टीम पर्याप्त डालते रहेंगे, हार्डवेयर पर भी काम करना पड़ेगा। और हार्डवेयर पर काम करने का कोई दूसरा तरीका नहीं, बस तरीका यही कि जब आप बौद्धिक जुगाली करोगे तो धीरे धीरे आपका हार्डवेयर मजबूत होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को दिमाग में, मतलब हार्डवेयर प्रिजर्व कर लेगा। और तब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन राइटिंग करने जाओगे तो लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर आपका एक्सप्रेशन है, आपने प्रैक्टिस पर्याप्त किया हुआ है, तो खुद व खुद उससे आंसर निकल कर आएगा। ओके माय स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टेइंग टुडे एंड वंस अगेन हैप्पी you can say Deepavali to you for future, for tomorrow, and I'm just stopping here. Thank you very much. I'll see you in the next lecture. जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी IAS आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी, ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपके परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है।
जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज क्यूरेटेड सोल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 by 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉजी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागॉजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025।